This is C1, which is 3 microfarad, C2, which is 2 microfarad, इंडक्टर कनेक्ट कर दिया आपने यहाँ 0.2 मिली हेनरी। ये एक स्विच है S2, ये स्विच है S1। The circuit shown in figure is in steady state. With switch S1 closed and S2 open. At t equal to 0, S1 is open and S2 is closed. First part. Derive an expression for charge on capacitor C2 as function of time. Calculate first instant when energy in inductor becomes 1/3 of that in capacitor. तो देखिए इनिशियली ये क्लोज था, ये तो स्टडी स्टेट में तो आप ये समझो ऊपर वाला तो सर्किट है ही नहीं कहीं, सिर्फ ये दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। अच्छा, सेल का वोल्टेज दिया है आपको क्वेश्चन में, सेल दिया है 20 वोल्ट का। रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती स्टडी स्टेट में। तो सॉल्व करते हुए पहले तो एक काम करो, आप सिर्फ ये निकाल दो इन दोनों कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर्ड है। तो स्टडी स्टेट सॉल्व करते हैं ना। स्टडी स्टेट मींस जब बैटरी कनेक्टेड है, व्हेन S1 इज क्लोज। तो C इक्विवेलेंट निकालना होगा। देखिए C1 C2 सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 3 × 2 by 3 + 2, 6/5 माइक्रोफैरड। वोल्टेज इज 20 वोल्ट। तो आप मैक्सिमम चार्ज निकाल सकते हैं। मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा C इक्विवेलेंट × V, which is 6/5 into 10⁻⁻6 into 20, 4 हो गया। ये आया 24 into 10⁻⁻6। ये मैक्सिमम चार्ज, और सीरीज में यही चार्ज दोनों में जाएगा। Q1 Q2 दोनों कैपेसिटर्स में जो इनिशियली मैक्सिमम चार्ज होगा वो होगा 24 into 10⁻⁻6। तो ये इनिशियली आपका सर्किट ऐसा था स्टेडी स्टेट में, दोनों कैपेसिटर्स फुल्ली चार्ज है, 24 into 10⁻⁻6 कूलम चार्ज। इतना लिख लीजिए, स्पेस नहीं है मेरे पास, इतना लिखिए, फिर की क्लोज करते हैं और देखते हैं कि चेंजेस कैसे हैं। इतना लिखिए, फिर देखते हैं की करने के बाद क्या क्या चेंजेस आने शुरू हुए।
सारा चार्ज S2 में चला जाएगा, सारा नहीं जाएगा पाएगा, अभी देखते हैं मुझे। तो ये सब क्वेश्चन तो लिख ही चुके होंगे आप लोग। भाई कोई ऐसा बेवकूफ ना हो जो सिर्फ सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखता रहे, और कोई इतना अक्लमंद है तो वो सॉल्यूशन भी ना लिखे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं लिखना चाहता तो उसे सॉल्यूशन भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भला नहीं होगा सॉल्यूशन लिखकर सिर्फ। अच्छा भाई, अब आप लोगों के सोचने वाली चीज है, व्हेन S1 इज ओपन, ए पार्ट में सॉल्व करो, t इक्वल टू 0, स्विच S1 इज ओपन। तो जैसे ही आप स्विच S1 को ओपन कर दोगे और S2 को क्लोज कर दोगे, S1 को ओपन कर दिया, S2 को क्लोज कर दिया, सो बताएंगे एलसी ऑसिलेशन किस सर्किट में होगा, कौन सा कैपेसिटर एलसी ऑसिलेशन में पार्टिसिपेट करेगा? C2, दोनों, सिर्फ C2 करेगा, तो CT एलसी ऑसिलेशन में पार्टिसिपेट करेगा। यार मैंने क्वेश्चन रब कर दिया, मुझे देखकर बता दो क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट पूछ क्या रहा है वो? चार्ज पूछ रहा है। सो C2 में जो चार्ज होगा उसकी इक्वेशन तो देखो यही होती है शायद, Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी, क्योंकि इनिशियली तो आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, यही इक्वेशन लिखेंगे। और Q नॉट भी कौन से का, 2 वाले का, सेकंड कैपेसिटर। और ओमेगा चाहिए, ओमेगा बताओ जरा, सोचो ओमेगा कैसे आएगा? वन बाय रूट ओवर LC2, 1 by root over L, L is 0.2 millihenry, C2 is 2 into 10 raised to the power minus 6। तो पहले तो ओमेगा ही देख लें कितना आ रहा है, रूट ओवर 0.2 into 2 is 0.4, 10 raised पर minus 9, तो ये 4 into 10 raised पर minus 8 हो जाएगा, तो रूट ले लूंगा 1 by 2 into 10 raised to the power minus 4, तो आ गया 10 raised to the power 4 by 2, 5000 आ जाएगा। ओमेगा आ गया, वैल्यू रख दो। अच्छा यार ये ना स्क्वायर लगने लगेगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो Q2 नॉट कितना है, 24 into 10 raised पर minus 6 cos ओमेगा 5000 t। यहां तक बता दीजिए मुझे, ये समझ में आया सबको? अच्छा हाँ, यस 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 यस। ये ओमेगा आ गया, और ओमेगा अगर आपने रख दिया एक जीरो और लग जाएगा, ये चार्ज की इक्वेशन। सेकंड पार्ट बताइए, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट बताइए, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? जब मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की 1/3 हो जाएगी तो टाइम निकालो। तो देखो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई टाइम के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी चेंज होती है, मैग्नेटिक एनर्जी भी चेंज होती है, लेकिन इनका सम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक एनर्जी या मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी के इक्वल ही रहता है, टोटल एनर्जी तो चेंज नहीं।
तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी इज यूई मैक्स विच इज हाफ Q2 नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। और उसने क्या कहा है UB इज 1/3E। तो UE UB को UE/3 रख दीजिए विच इज Q नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। Q नॉट स्क्वायर बाय 2C। तो ये आ गया 4 टाइम्स UE/3 is Q नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। UE को क्या लिख सकते हो भाई, UE तो किसी भी इंस्टेंट पर एनर्जी है, Q2 स्क्वायर बाय 2C2। C2 आएगा। भाई ये बताओ यहां तक आया समझ में, इसके बाद फिर कैलकुलेट हो जाएगा। यहां तक बताइए, इस स्टेप तक इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर आप सबका यहां तक क्लियर है तो देखिए इससे ये कैंसिल कर दिया, Q2 स्क्वायर आ गया 3/4 Q नॉट 2 स्क्वायर। तो Q2 आ गया इट्स 3/√3/2 Q नॉट 2 स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, Q2 आ जाएगा √3/2 Q नॉट 2। देखो Q नॉट 2 कितना होगा, मैक्सिमम चार्ज दिया था आपको शायद, ये तो किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज है ना, ये मैक्सिमम थोड़ी ना होगा। हाँ ओके, Q नॉट। अब ये जो Q2 है, इस Q2 चार्ज की इक्वेशन लिख दीजिए। स्पेस नहीं है यार, चार्ज की इक्वेशन लिख दो cos ओमेगा t कर कर, वहां से तुम्हारे पास ओमेगा आ जाएगा। लिखिए इतना। चार्ज की इक्वेशन रख दो, Q नॉट cos ओमेगा t, वहां से टाइम मिल जाएगा। करो जरा, टाइम कैलकुलेट करके दिखाओ, इतना तो कर दिया, थोड़ा ज्यादा टाइम थोड़ा लगेगा। नहीं तो T/6 की जरूरत तो नहीं पड़ेगी यार, मेरे ख्याल से तो एग्जैक्ट टाइम निकाल सकते हो क्योंकि ओमेगा पता है। नहीं अमीन, बोर्ड्स में नहीं आएगा, एनसीईआरटी में ऐसी एक भी प्रॉब्लम नहीं। देखिए Q2 को आप लिख सकते हैं Q2 नॉट cos ओमेगा t is √3/2 Q2 नॉट। Q2 नॉट से Q2 नॉट जाएगा, cos ओमेगा t is √3/2, इसको लिख दूं cos π/3। cos π/3 होता है ना, हाँ cos π/6 होता है। तो आप लिख सकते हैं ओमेगा टी हो जाएगा π/6। ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2π/t
इंटू टी इज पाई बाय 6। पाई से पाई कैंसिल हो गया, टी आ जाएगा टी बाय 6 नाउ। टाइम इंस्टेंट टी बाय 6 आ गया, दिस इज टी बाय 6। तो इतने टाइम के बाद पीरियड बाय 6 कंप्लीट होता है। अब टाइम पीरियड अगर आप निकालना चाहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी से निकाल लीजिए। ओमेगा है आपके पास, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, जो कि है 5 इंटू 10 रेज पावर 4। अब आप यहाँ से टी निकालो और यहाँ रख दे रहे, एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। इतना लिखिए बस, इसके अलावा एलसी में कुछ नहीं है। टी बाई 12 क्यों आएगा? अच्छा ये 2 भी बचा हुआ है, सही तो कह रही हूँ, सही कह रही, टी बाई 12। चलो भाई इतना लिख लो, बस हो गया खत्म एलसी ऑसिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, बस एक रेजोनेंस और सीख लो, एसी भी कंप्लीट। चलिए भाई इसको मैं रब कर रहा हूँ। That was about LC oscillation. नेक्स्ट देखिए, रेजोनेंस इन सीरीज एलसी ऑसिलेशन। अगर आप किसी टीचर से पूछें कि एसी में कौन से 2 टॉपिक है जो छोड़ के नहीं जाने चाहिए, उसमें से एक टॉपिक ये रेजोनेंस होता है, एक ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। बहुत बहुत चांसेस होते हैं एलसीआर में रेजोनेंस से क्वेश्चन आने। एलसीआर आप जानते हैं एलसीआर सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं, बट विदाउट रेजोनेंस एलसीआर इज इनकम्प्लीट। तो देखो यहाँ रेजोनेंस का मतलब क्या है। रेजोनेंस, अब इसको ना यार रेजोनेंस 2 तरह से समझाया जा सकता है कि 11th से कनेक्ट करके, तो मैं दोनों तरह से समझा रहा हूँ। जिसे 11th को थोड़ा बहुत भी याद है वो इससे समझ लेगा, जिसे 11th का बिल्कुल याद नहीं है उसके लिए कोई दूसरा मेथड। रेजोनेंस आपको 11th में सिखाया था कि जब भी 2 फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं आपके सिस्टम में, कोई सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है और उस ऑसिलेशन में 2 फ्रीक्वेंसीज मैच कर दें, तो आप कहोगे आपका सिस्टम रेजोनेंस में आ गया। दोबारा रिपीट करो, अगर कुछ ऐसा है जहां पर ऑसिलेशन हो रहा है और 2 फ्रीक्वेंसीज मैच कर दें, तो आप कहेंगे रेजोनेंस हो गया। 2 फ्रीक्वेंसीज में एक फ्रीक्वेंसी है आपके सर्किट सिस्टम के ऑसिलेशन की, और एक फ्रीक्वेंसी है बाहर से जो एक्ट कर रही है। अगर आपकी वो फ्रीक्वेंसी जिससे सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है वो, और जो बाहर से फ्रीक्वेंसी आ रही है वो, ये 2 फ्रीक्वेंसीज अगर मैच कर दें, तो आप कहोगे आपका सिस्टम रेजोनेंस में आ जाएगा। सो दैट इज रेजोनेंस सीरीज एलसी। सो अगर मैं आपको एक इंडक्टर दे रहा हूं, एक कैपेसिटर दे रहा हूं और एक रेजिस्टर दे रहा हूं, इसे किसी एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, लेट्स से ईएमएफ ले लो या करंट ले लो, तुम्हारी मर्जी है, ई नॉट साइन। ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टर। अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि अगर कहीं इंडक्टर और कैपेसिटर होंगे तो आपकी एनर्जी इंडक्टर और कैपेसिटर में ऑसिलेट करना शुरू करती है। यहां आपकी एनर्जी का ऑसिलेशन होगा। इंडक्टर और कैपेसिटर में हर हाल में आपकी एनर्जी ऑसिलेट करेगी। जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी उसे कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो मैं जो बोल रहा हूं वो लिखता हुआ जा रहा हूं। एनर्जी oscillates between inductor and capacitor with a natural frequency एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी ऑसिलेट करे। ये तो एक्सटर्नल सप्लाई है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा।
अगर एक्सटर्नल सप्लाई की फ्रीक्वेंसी एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर दे, मींस मान लो एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या आती थी 1/√LC, ये भी अगर इतनी आ जाए, मान लो 1/√LC से निकाला तुमने, लास्ट न्यूमेरिकल में कितना निकाला था 5 × 10⁻⁴ कितना था, जरा बताना जल्दी से पलट के। लास्ट न्यूमेरिकल में 1/√LC निकाला था, कितना आया था, नंबर क्या था 5 × 10⁻⁴ था। अगर इस सप्लाई की भी फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻⁴ हो जाए तो तुम कहोगे रेजोनेंस हो गया। अगर आपकी सप्लाई की भी फ्रीक्वेंसी 10⁻⁴ हो जाए तो आप कहेंगे रेजोनेंस हो गया। तो रेजोनेंस समझ में आ रहा है, दो फ्रीक्वेंसीज मैच करनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी of external AC source match with the frequency of LC oscillation, then LCR circuit is in resonance। अगर ऐसा हो गया तो आप कहोगे आपका सर्किट रेजोनेंस में। अब रेजोनेंस तो हो गया, रेजोनेंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? जब मैकेनिक्स में रेजोनेंस होता था, लाइक पेंडुलम में अगर रेजोनेंस होता था तो पेंडुलम के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता था। मींस रेजोनेंस से पहले अगर ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, रेजोनेंस के बाद ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो आप कहोगे एलसीआर सर्किट आपका रेजोनेंस में। अब as a consequence of resonance, amplitude of oscillation or amplitude of current is maximum। आपका करंट इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम हो जाएगा। मींस अगर मैं यहां ग्राफ प्लॉट करूं ना, आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो करंट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए करंट की अलग अलग वैल्यूज, आपका करंट ऐसा जाएगा। मींस जैसे ही फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस ओमेगा नॉट आ जाएगा, ओमेगा नॉट मींस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल फ्रीक्वेंसी होगी, आपके सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इस फिनोमेना को आप कहते हो कि रेजोनेंस हो गया एलसीआर सर्किट में। बड़ा काम का फिनोमेना है, ज्यादातर एलसीआर सर्किट की एप्लीकेशन इसी फिनोमेना पर काम करती है। ट्यूनिंग सर्किट्स होते हैं ना रेडियो सेट्स में, अब आजकल तो ऑटोमेटेड होते हैं, लेकिन पहले जो रेडियो सेट्स आते थे उसमें आपको ट्यून करना होता था। एक नॉब होती थी, उस नॉब को जब आप घुमाते थे तब जाकर वो अलग अलग रेडियो स्टेशंस पकड़ता था। देखा तुम लोगों ने वो? ये बहुत पुराना जमाना हो गया, देखा होगा, इतना पुराना तो नहीं हुआ। हाँ देखा हो। तो वो जो नॉब तुम घुमाते हो ना, वो नॉब बेसिकली एलसीआर सर्किट की तुम फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हो। तुम कह रहे हो अच्छा अगर मुझे 100 हर्ट्ज का कोई स्टेशन लेना है, कोई 100 हर्ट्ज पे कौन सा स्टेशन आता है? रेडियो मिर्ची किस पर आता है? 109, 102, 93 मान लीजिए आपको रेडियो मिर्ची चाहिए 93.5 मेगाहर्ट्ज की, तो तुम एल और सी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना, जो 1/√LC आती है, उसे 93.5 कर दोगे। जैसी वो 93.5 हो जाएगी, आपका रेडियो मिर्ची आना शुरू हो जाएगा। तो वो जो ट्यूनिंग सर्किट्स हैं, वो ट्यूनिंग सर्किट्स बेसिकली एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस यूज करते हैं। ट्यूनिंग देखेंगे आगे, पहले ये बताओ मुझे समझ में आया व्हाट इज रेजोनेंस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेजोनेंस, फिर बात करेंगे। चलो जी, समझ में आ गया तो लिख लो, जल्दी से लिख लो इतना, फिर आगे देखते हैं। हाँ,
आई मीन लास्ट वाला सिर्फ ये है कि अगर रेजोनेंस हो जाएगा ना तो आपका करंट मैक्सिमम हो जाएगा. लाइक आप किसी भी फ्रीक्वेंसी पर करंट कैलकुलेट करो, करंट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी. जिस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होगा उस फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड आपके करंट का मैक्सिमम हो जाएगा. एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा. आई मीन करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी. सर इसमें एलसी ऑसिलेशन कैसे होगी? अलमास, ये रहा इंडक्टर, ये रहा कैपेसिटर. आपने कुछ एनर्जी दी कैपेसिटर को, वो एनर्जी इंडक्टर के पास जाएगी, फिर कैपेसिटर के पास जाएगी, ऑसिलेट होती रहेगी. बट रजिस्टर लगा हुआ है तो शायद तुम इसलिए परेशान होगी, रजिस्टर एनर्जी कम करता चला जाएगा, हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी. बट यू हैव अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी. एनर्जी की कांस्टेंट सप्लाई है, सोर्स लगी हुई है. जितनी रजिस्टर कम करेगा उतनी फिर से ये दे देगा. सो इट्स कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग. अलमास, तुम इसीलिए परेशान हो ना कि रजिस्टर लगा हुआ है तो एनर्जी डिके कर जाएगी. तो वो जो डिके होगा ना वो ये सोर्स कंपनशिएट करता चला जाएगा, एनर्जी की सोर्स कंपनशिएट करती चली जाएगी. भाई अमीन, तुम्हें समझ में आया कॉन्सिक्वेंस क्या है? जैसे ही रेजोनेंस होगा इस फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम हो जाएगा. एलसी कर सकते हैं. रेबर, ये कहना ना कि सिर्फ एलसी सर्किट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल, मतलब आप रेजिस्टेंस से बच नहीं सकते. आप रेजिस्टेंस से बच नहीं सकते. As a consequence of resonance, amplitude of current is maximum. आप रेजोनेंस से बच नहीं सकते, रेजिस्टेंस से आप बच नहीं सकते. इसीलिए रेबर अच्छा ही है थ्योरी में भी रेजिस्टेंस लेकर चलो. अमीन का हो गया, अरबाब का हो गया, मतलब सर एनर्जी आ भी रही है और डिसिपेट भी हो रही है. बिल्कुल जोएब, अगर एक साइकिल में 2 जूल का लॉस हुआ ना तो 2 जूल का लॉस आपकी जो सोर्स लगी हुई है वो कंपनशिएट करती चली जाएगी. यार रेजिस्टेंस मतलब अनलेस एंड अनटिल तुम सुपर कंडक्टर्स लगा दो तुम रेजिस्टेंस से बच नहीं सकते. बट सुपर कंडक्टर लगा के होगा ये कि 2 पैसे बचाओगे और पता नहीं कितना खर्च कर दोगे. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. मैं इसको रब कर रहा हूँ. अच्छा, अब अभी तक आपने जो मेरी बात मानी, मतलब मैंने कुछ प्रूफ करके नहीं दिखाया. मैंने कहा रेजोनेंस होगा जब 2 फ्रीक्वेंसीज मैच करेंगी और ये फ्रीक्वेंसीज मैच कर गई तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा. अब इस चीज को मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं. इसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं रिवर्स कैलकुलेशन. लाइक रिवर्स कैलकुलेशन ऐसी, हम ऐसे मान के चलेंगे मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी. दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेजोनेंस था कि रेजोनेंस होगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा. मुझे ये चीज प्रूफ करनी है. इस चीज को हम प्रूफ करेंगे रिवर्स कैलकुलेशन से. लाइक हम ये प्रूफ करेंगे इफ योर करंट इज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की इक्वल होनी चाहिए. रिवर्स कैलकुलेशन से इस चीज को प्रूफ करना. तो देखो रिवर्स कैलकुलेशन से इस चीज को आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं. आपके करंट होगा, करंट इज ई नॉट बाय जेड होता है. इट्स ई नॉट बाय रूट ओवर एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो आपको सिंपल ये प्रूफ करना है कि आपका करंट तब मैक्सिमम होगा जब फ्रीक्वेंसी 1/√LC हो जाए. सो देखो फॉर करंट टू बी मैक्सिमम Z should be minimum. अब देखो ये Z है, ये Z मिनिमम कब हो सकता है? जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे. ये बताओ, ये समझ में आया स्टेटमेंट? तुम्हें मैक्सिमम करंट की कंडीशन चाहिए. करंट तब मैक्सिमम होगा जब इंपीडेंस मिनिमम होगा. इंपीडेंस तब मिनिमम होगा जब XL इक्वल टू XC होगा. ये बताओ यहां तक आया? भाई क्लास के सोने वालों जगाना पड़ता है. अरशद, आसिफ, बिलाल, रक्षा, फरहान, रहीम, आ गया. चलो
XL इक्वल टू XC। अब XL इक्वल टू XC में ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C। ओमेगा स्क्वायर आ गया 1 बाय LC। ओमेगा आ गया 1 बाय अंडर रूट LC। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है विच इज 1 बाय अंडर रूट LC रेजोनेंस के लिए। ओमेगा इज 1 बाय अंडर रूट LC। तो जब रेजोनेंस होगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 बाय रूट ओवर LC होगी। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये कंडीशन है रेजोनेंस की। तो ये तो हम कह रहे थे कि अगर आपकी सोर्स की फ्रीक्वेंसी LC ऑसिलेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो रेजोनेंस हो जाएगा। वो चीज यहाँ प्रूफ हो गई कि आपकी सोर्स की फ्रीक्वेंसी 1 बाय रूट ओवर LC है तो रेजोनेंस हो जाएगा। इसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं। अभी याद रखना यार, ये फ्रीक्वेंसी चिल्लाते रहते हैं, रेजोनेंस की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नॉट इज 2 पाई न्यू नॉट विच इज 1 बाय रूट ओवर LC। सो यहां से न्यू नॉट आ जाएगा 1 बाय 2 पाई रूट ओवर LC। सो यहां से फ्रीक्वेंसी आ गई न्यू नॉट विच इज 1 बाय 2 पाई रूट ओवर LC। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी LC ऑसिलेशन की which is 1 by 2 by root over LC। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। अगर एक बार आपके सर्किट में रेजोनेंस हो गया, सो द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज योर करंट वुड बी मैक्सिमम। करंट इज मैक्सिमम and the maximum current I naught max is E by, देखो भाई XL और XC ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और लेफ्ट विद जस्ट R, E by R, ये मैक्सिमम करंट। सो देख रहे हैं आप, पढ़ते रहो LCR सर्किट, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर बच गया। करंट इज मैक्सिमम। सो द प्लॉट इज दिस, जो मैंने पहले ड्रॉ किया था। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना लिखिए। अभी तबस्सुम पूछ रही है को रेजोनेंस क्यों बोल रहे हैं। तबस्सुम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस कब हो रहा था? जब आपकी सोर्स की फ्रीक्वेंसी LC ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। LC ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी थी 1 बाय रूट ओवर LC। यहां तो हमने सोर्स की फ्रीक्वेंसी निकाली करंट, और वो फ्रीक्वेंसी भी कितनी आ गई? 1 बाय रूट ओवर LC। सो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पर आपके सर्किट में रेजोनेंस हो जाता है, इसीलिए इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, रेजोनेंस। हाँ, तबस्सुम क्लियर हुआ क्यों कह रहे हैं रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी से? क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होता है। हाँ अमीन, Z शुड बी मिनिमम प्योरली रेजिस्टेंस के लिए। जी, जब भी रेजोनेंस होगा तो XL और XC हमेशा इक्वल होगा, और एक बार XL XC इक्वल हो गया तो दिख रहा है ना, इंपीडेंस में आधी टर्म तो खत्म हो गई, तो Z मिनिमम हो जाएगा। और Z अगर मिनिमम आ गया तो हमेशा आपका जो सर्किट है वो एक प्योर रेजिस्टर की तरह बिहेव करे।
ऑल्दो सिर्फ रेजिस्टर नहीं है, लेकिन इंपीडेंस रेजिस्टेंस की इक्वल आ जाएगा। मैं इसे तो रब कर रहा हूं इतना। अच्छा, तो अब अगर मैं यहां पर अब देखो इंपीडेंस के रेजोनेंस में इंपीडेंस कैसे जाता है भाई। इन जनरल इंपीडेंस का एक्सप्रेशन होता है एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर आर स्क्वायर, ये इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं रेजोनेंस हो रहा है, तो जैसे ही आप कहोगे रेजोनेंस हो रहा है मतलब आप कह रहे हो एक्सएल और एक्सी इक्वल है। रख दो जरा एक्सएल और एक्सी इक्वल, तो जेड आ गया रूट ओवर, कैंसिल कर देगा ना एक दूसरे को। एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, एक्सएल और एक्सी इक्वल है, कैंसिल कर देगा, जेड मिनिमम आ गया। सिर्फ रेजिस्टेंस की इक्वल है पूरा इंपीडेंस। आप यहां भी अगर इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ लोगे तो रेजोनेंस पर इंपीडेंस मैक्सिमम नहीं है, इंपीडेंस मिनिमम हो रहा है। तो एक्स एक्सिस पर मैंने फ्रीक्वेंसी ली, जेड एक्सिस पर इंपीडेंस लिया, इंपीडेंस ऐसे करके मिनिमम हो जाए। इस पर इंपीडेंस मिनिमम हो गया। और फ्रीक्वेंसी कौन सी है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसे आपका फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। लिखिए ना, इंपीडेंस हो गया, करंट हो गया, फिर और फैक्टर्स देखते हैं कैसे जाएंगे। सबने लिख लिया ये? लिखिए लिखिए लिखिए। अच्छा, जरा फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करना कि अगर रेजोनेंस है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा। जरा चेक करके देखो, अगर आपके सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जीरो हो जाएगा। तो एक्सएल अगर एक्ससी के इक्वल हो जाए तो आप लिख सकते हैं टेन फाइव आपका कितना आ जाएगा, टेन फाइव आपका जीरो आ जाएगा, फेज फाइव जीरो आ जाएगा। मीन्स इन एलसीआर सर्किट अंडर रेजोनेंस, in LCR circuit under resonance condition, EMF and current in same phase, same phase में। अब देखो फेज डिफरेंस हमने जो भी पढ़ा है हमेशा कहाँ वेरी करता है, पाई बाय टू के बीच में। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। अगर मैं फेज डिफरेंस लूं और यहाँ ओमेगा लूं तो ये ग्राफ ऐसा होगा, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। और जब रेजोनेंस होगा तो आपका फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा, जो यहाँ प्रूफ होगा। मींस दो एक्सट्रीम सर्किट है, एक सर्किट हैविंग कैपेसिटर ओनली, एक सर्किट हैविंग इंडक्टर ओनली, दोनों में पाई बाय टू होता है।
तो माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू हो गया। अगर एलसीआर है, रेजोनेंस होगा, फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। तो ये फेज डिफरेंस का ग्राफ आ जाएगा। इतना लिखिए। फिर पावर फैक्टर और एवरेज पावर देखते हैं ना, प्लॉट करिए। आप कहीं से भी निकाल लीजिए फेज डिफरेंस, लेकिन बेटर होता है आप इसे यूज कीजिए। कॉस फाइव से निकालते तो 1 आता, तब भी आप अंदाजा लगा लेते हैं कि फाइव 0 होगा। लेकिन आपको जहां भी आप बुक देखेंगी वहां आपको 10 फाइव ही मिलेगा। रब कर दूं ये? चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं। पावर फैक्टर इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर फैक्टर जब आप कैलकुलेट करोगे, cos फाइव, cos 0, पावर फैक्टर 1 हो जाता है मैक्सिमम। अगर मैं एवरेज पावर कहूं आपसे, पी एवरेज जो होगा, ई आर एम एस आई आर एम एस cos फाइव। If your cos phi is 1, then your P average is maximum. मैक्सिमम पावर है ई आर एम एस इंटू आई आर। पी एवरेज मैक्सिमम इज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ऐसे आप एवरेज पावर कैलकुलेट करें। तो याद रखिएगा, हेंस एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट average power in LCR circuit is maximum for resonance condition. For resonance condition इतना लिखिए। फिर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं रेजोनेंस की। चलिए इसके बाद देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एलसीआर। resonance in LCR circuit.
तो देखो इस रेजोनेंस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है। पहली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ट्यूनिंग सर्किट्स इन रेडियो सेट। रेडियो सेट्स में आप जो ट्यूनिंग सर्किट यूज करते हैं वो बेसिकली एलसीआर सर्किट है जो रेजोनेंस पे काम कर रहा है। मान लीजिए आपको एक एलसीआर सर्किट दिया, ये आपका एलसीआर सर्किट है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। कुछ फिक्स वैल्यू इंडक्टर की होती है, यहाँ कैपेसिटर वेरिएबल होता है। आप जब नॉब घुमाते हैं तो आप बेसिकली कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करते हैं। जब आप नॉब घुमाओगे तो आप कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करते हो, इट्स अ वेरिएबल कैपेसिटर। तो ट्यूनिंग सर्किट हैव अ वेरिएबल कैपेसिटर। तो ट्यूनिंग सर्किट में एक वेरिएबल कैपेसिटर होगा, जब आप नॉब घुमाएंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ होगा क्या, मान लीजिए आपको कोई फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए आपको 93 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है। ये आपका एलसी सर्किट, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई रूट ओवर एल सी। एल फिक्स्ड है, आप सी को चेंज करोगे, आप सी को तब तक चेंज करोगे जब तक ये फ्रीक्वेंसी 93 मेगाहर्ट्ज ना हो जाए। जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी 93 मेगाहर्ट्ज हो गई, आपका सर्किट रेजोनेंस में चला गया, करंट मैक्सिमम हो गया, 93 मेगाहर्ट्ज वाला रेडियो स्टेशन सिलेक्ट हो जाएगा और बजना शुरू हो जाएगा। बाकी सारे रेडियो स्टेशन डिससेलेक्ट हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। दोबारा सुन लीजिए, मान लीजिए आपको 93 हर्ट्ज सेलेक्ट करना है, 93 मेगाहर्ट्ज। तो आपने क्या किया, अपने सर्किट को ट्यून करना शुरू किया, मींस आप सी की वैल्यू चेंज कर रहे हो। आप सी की वैल्यू तब तक चेंज कर रहे हो जब तक आपके सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 93 ना हो जाए। जैसे आपके सर्किट की फ्रीक्वेंसी 93 हुई, एक्सटर्नल भी 93, आपके सर्किट की भी 93 हो गई, रेजोनेंस हो गया, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, ये पर्टिकुलर स्टेशन सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ट्यूनिंग सर्किट्स को रेडियो सेट्स में यूज करते हैं। So यहाँ पर आप वैल्यू ऑफ कैपेसिटर चेंज until resonance is achieved। तो जब तक रेजोनेंस अचीव नहीं हो जाएगा तब तक आप कैपेसिटर घुमाते रहोगे। दैट्स वन एग्जांपल। द सेकंड एग्जांपल इज ट्यूनिंग सर्किट्स इन रेडियो सेट्स के बाद जो मेटल डिटेक्ट। ये समझ में आया ट्यूनिंग सर्किट इन रेडियो सेट्स? भाई यहां तक क्लियर है सबका? ट्यूनिंग सर्किट्स के बाद नेक्स्ट आता है मेटल डिटेक्टर। भाई जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं एयरपोर्ट्स पर हैं, मेट्रो स्टेशंस पर हैं, रेलवे स्टेशंस पर हैं, ये मेटल डिटेक्टर भी रेजोनेंस कंडीशन पर काम करते हैं। होता क्या है कि इसमें भी एलसीआर है। वो जो वुडन एक बॉक्स होता है ना जिसमें आप एंटर करते हो, वो वुडन जो बॉक्स है ना मेटल डिटेक्टर का, दैट्स बेसिकली एन इंडक्टर। एक इंडक्टर है जिसके ऊपर वुड लगाई हुई, तो ये इंडक्टर है। और ये कैपेसिटर है। ये रजिस्टर बेसिकली अलार्म होता है, रजिस्टर की जगह एक अलार्म कनेक्ट कर देते हैं। और इसे आपने एक सप्लाई से कनेक्ट किया होगा, सप्लाई ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा। सप्लाई ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज ई नॉट साइन ओमेगा। अब यहां होगा क्या, आप जब तक ये जो सर्किट है पूरा पूरा रेजोनेंस में रखते हैं सर्किट को, पूरा सर्किट आपका रेजोनेंस में, आपके सर्किट में करंट इज मैक्सिमम। अलार्म ऐसे सेट होता है कि जब तक करंट मैक्सिमम है ये बंद रहेगा।
तो यहाँ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 1/2π√/L/C। अभी इंडक्टर में कोई एंटर नहीं कर रहा, L की वैल्यू फिक्स्ड है, C की वैल्यू फिक्स्ड है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, सिस्टम आपका ऑसिलेशन में है, अलार्म नहीं बजता। जैसे ही आप इसमें एंटर करते हो मेटल लेकर, कोई मेटल लेकर आप जैसे ही इसमें एंटर करेंगे, मेटल इंडक्टेंस चेंज कर देगा, मेटल की वजह से इंडक्टेंस बदल जाएगा। और एक बार इंडक्टेंस बदल गया, इंडक्टेंस चेंज हो गया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से रेजोनेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, करंट डिक्रीज होगा। ये अलार्म डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा करंट मैक्सिमम से कम हो गया और ये बजना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे मेटल डिटेक्टर काम करता है। मेटल डिटेक्टर में जब आप एंटर करोगे तो आप उसका इंडक्टेंस चेंज कर देते हो, अगर आपके पास मेटल है तो। आपको अगर याद हो, इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट म्यू आर पाई आर स्क्वायर एल। आप एंटर करोगे मेटल लेके तो आप रिलेटिव परमिएबिलिटी चेंज कर देंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी चेंज करने की वजह से सारी कहानी बदल जाएगी। ये क्लियर हुआ? अच्छा, ये मेटल डिटेक्टर अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, ये थ्योरी में नहीं है तो मुझे याद आ गया था बता दिया, शायद एनसीईआरटी में कहीं एक क्वेश्चन में दिया हुआ, तो याद रखो क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अमान उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। बस मुझे 2 मिनट दो, मैं 2 मिनट में दोबारा स्टार्ट करता हूँ, आप लिखिए 2 मिनट में बस शुरू करूंगा। हाँ जी, तो ये समझ में आ गया था आपके? अमान पूछ रहा है नॉर्मल एक्टिविटी के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं, अमान होती कुछ ऐसी है यार, ऑनेस्टली मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं, पढ़ता हूँ मैं बताता हूँ फिर। ई विद सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑपोजिट डायरेक्शन से करंट जीरो हो जाएगा। सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, ये एसी है, एसी में डायरेक्शन फिक्स तो नहीं रहता,
एसी है, एसी में डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता, लेकिन अगर आपने सीरीज की जगह पैरेलल रेजोनेंस सर्किट ले लिया, पैरेलल एलसीआर सर्किट, तो वहां आपको ऐसी चीजें दिखेंगी। इसके बाद करेंगे पैरेलल एलसीआर सर्किट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा कि आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट ले लिया, डायरेक्शन तो फिक्स है ही नहीं ना, एसी है, डायरेक्शन तो पीरियोडिकली चेंज कर रहा है आपका। ऐसे करंट जीरो नहीं होगा। करंट जीरो होगा अगर सीरीज की जगह ये पैरेलल एलसीआर सर्किट हो जाए। अगर आप पैरेलल एलसीआर सर्किट है तो इसी फ्रीक्वेंसी 1/√LC पर जीरो हो जाएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फिक्स था नहीं, नहीं है इसका ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फिक्स है। देखो ये है आपका ईएमएफ, ये तो हर एक हाफ टाइम पीरियड के बाद खुद को चेंज कर रहा है, हर t/2 के बाद ही खुद को चेंज कर जाएगा। अच्छा, मेटल डिटेक्टर वाली एप्लीकेशंस भी हो गई। नेक्स्ट देखिए शार्पनेस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो देखो एलसीआर सर्किट की शार्पनेस का मतलब है कि अगर आप रेडियो सेट्स यूज करते हैं, कुछ रेडियो सेट्स बड़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं कि आपने बस नॉब को मान लीजिए 93 पर रखा और 93 सिलेक्ट हो गया। कई बार ऐसा होता है कि आप 90 पर रख रहे हो लेकिन आपको नॉइज मिलती है कि 93 पर जो रेडियो स्टेशन है, मान लो रेडियो मिर्ची है, वो भी आएगा, उसके साथ साथ कुछ नॉइज आ रही होती है, इधर उधर के साउंड्स भी आने शुरू हो जाते, वहां आप कहोगे क्वालिटी कम। तो शार्पनेस डिसाइड करता है फिजिकली, मैथमेटिकली हम देख लेंगे, बड़ा आसान टर्म है। फिजिकली शार्पनेस का मतलब है कि आपका सर्किट एक ही फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर रहा है या कई फ्रीक्वेंसीज एक साथ सेलेक्ट कर रहा है, दैट शार्पनेस। सो अगर मैं आपको दो सर्किट बना के दूं, दिस इज ओमेगा एंड लेट्स से दिस इज करंट, एक ये सर्किट है और एक ये सर्किट है। दो अलग अलग सर्किट है, सर्किट 1 एंड सर्किट 2। जो सर्किट 2 है ना, दिख रहा है आपको, इसकी पीक बहुत शार्प है। दोनों की एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम है। इसे मैं कहता हूं सर्किट 1, दिस इज सर्किट 2। ये शार्प सर्किट है। शार्प सर्किट होने का मतलब है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ही है, लाइक एक ही फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए करंट मैक्सिमम आ रहा है। लेकिन अगर आप यहां देखोगे कई ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जिसके लिए करंट मैक्सिमम होगा। तो सर्किट 2 क्या करेगा, एक बार में एक फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेगा, मान लो 93 मेगाहर्ट्ज सेलेक्ट किया तो 93 मेगाहर्ट्ज पर करंट मैक्सिमम है, सिर्फ एक स्टेशन आएगा। ये क्या करेगा, हो सकता है 93 से लेकर 93.3 तक जितनी फ्रीक्वेंसी है सबको एक साथ सेलेक्ट कर ले, क्योंकि सबके लिए करंट मैक्सिमम है। तो होगा क्या, एक ही स्टेशन नहीं, उसके आसपास की फ्रीक्वेंसीज भी आना शुरू हो जाएंगी, मींस अननेसेसरी नॉइज आनी शुरू हो जाएगी आपके सिस्टम, क्वालिटी गिर जाएगी। दिस इज नोन एज शार्पनेस ऑफ एलसीआर। तो सर्किट 2 is sharper or more selective than circuit 1. सर्किट 2 सर्किट 1 से ज्यादा शार्प है और उससे बहुत ज्यादा सेलेक्टिव, सिलेक्टिविटी बहुत ज्यादा है सर्किट 2 की एज कंपेयर टू सर्किट 1। ये लिख लीजिए।
हाँ, अब मैथमेटिकली तबस्सुम ये शार्प इसलिए है क्योंकि इसके लिए एक पैरामीटर है क्वालिटी। एक पैरामीटर होता है क्वालिटी फैक्टर, जो क्वालिटी फैक्टर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सब पर डिपेंड करता है। सर्किट 2 के लिए क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, इसीलिए 2 ज्यादा शार्प है। क्वालिटी फैक्टर यहाँ कम है, इसीलिए ये कम शार्प है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है उसको हम अभी उसी को डिफाइन करने के लिए ये सब बैंडविड्थ वगैरह पढ़ रहे हैं। क्यों शार्प है वो क्वालिटी फैक्टर डिसाइड करेगा, बट शार्पनेस का मतलब क्या है वो यहां से समझ में आना चाहिए। जो जितना ज्यादा शार्प होगा वो शार्पनेस का मतलब है एक टाइम पर एक फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेगा। शार्पनेस कम होगी ऐसा है, शार्पनेस कम होने का मतलब है आपका कर्व फ्लैट होता चला जाएगा। जैसे जैसे फ्लैट होता चला जाएगा सर्किट की क्वालिटी गिरती जाएगी, ये एक साथ कई फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेगा। तो बस सुन क्लियर हुआ भाई। अब मैं जैसे जैसे आगे जाऊंगा ना, तो जब तक मैं क्वालिटी फैक्टर तक नहीं आ पाता, चीजें थ्योरेटिकली बहुत साउंड है। अब तक चीजें बहुत इजी थी, बस एक ये छोटा सा सेक्शन आता है ये शार्पनेस वाला क्वालिटी फैक्टर का, जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। भाई ये क्लियर हुआ सब, आगे बढ़े। चलो देखो बैंडविड्थ। देखिए बैंडविड्थ का क्या मतलब है। बैंडविड्थ वो रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज, जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में आपका सर्किट इफेक्टिवली काम करेगा। तो बैंडविड्थ इज frequency range in which LCR circuit works effectively. ये वो फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें आपका सर्किट इफेक्टिवली काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर सर्किट के लिए एक फ्रीक्वेंसी की लिमिट है, उस लिमिट तक की फ्रीक्वेंसीज में ठीक काम करेगा, उसके बाहर लेकर जाओगे तो वो काम करना बंद कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्टिकुलर रेडियो सेट लेकर आया, मैं आपसे कहता हूँ रेडियो सेट 80 मेगाहर्ट्ज से लेकर और 120 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज के लिए सही काम करता है, या 150 का, कि जब तक फ्रीक्वेंसी आपकी 80 से लेकर 150 के बीच में, इस रेंज तक आपका सर्किट बहुत ढंग से काम करेगा। जैसे ही आप इस फ्रीक्वेंसी रेंज के बियॉन्ड जाओगे, इससे कम जाओगे, नॉइज आएगी, साफ साफ आवाज नहीं आएगी। 150 के बियॉन्ड जाओगे, नॉइज आएगी, साफ साफ आवाज नहीं आएगी। तो ये जो रेंज है वो 80 से 150, ये इसकी बैंडविड्थ है। तो आप कहोगे सर्किट की जो बैंडविड्थ है दैट इज 150 माइनस 80 विच इज 70 मेगा। आप बैंडविड्थ के बियॉन्ड जाएंगे, आपका सर्किट इफेक्टिवली काम नहीं करता। 70 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ है, इसके बियॉन्ड आपका सर्किट ढंग से काम नहीं करेगा। ये बहुत कॉमन है। देखिए आप जो रेडियो सेट्स यूज करते हैं उसमें भी एलसीआर सर्किट लगा है। ट्रैफिक पुलिस जो रेडियो सेट यूज करती है उसमें भी एलसीआर सर्किट। मतलब आप अपने सर्किट को ट्यून कर कर सिग्नल्स कैच नहीं कर सकते। आप उस लो फ्रीक्वेंसी पर जाओगे, आपके इसमें नॉइज आनी शुरू हो जाएगी। तो वो फ्रीक्वेंसी जहां तक आपका सर्किट इफेक्टिवली काम कर रहा है, दैट्स नोन एज बैंड। अब देखिए ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था, मैथमेटिकली बैंडविड्थ आप डिफाइन कैसे करते हो। अच्छा अब मैं जो लिख रहा हूं उसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये फैक्ट आपको याद रखना होगा। इस फैक्ट को यूज कर हम आगे कई चीजें डेराइव करेंगे। ये डेरिवेशन स्कूल सिलेबस का पार्ट नहीं होता। सो ये आपका ओमेगा है जी, जितनी बैंडविड्थ उतना अच्छा रेडियो। लेकिन अगर आप बैंडविड्थ बढ़ाओगे ना तो हर हाल में आपकी क्वालिटी गिरेगी। जब आप बैंडविड्थ इंक्रीज करते हैं तो आपके सिस्टम की क्वालिटी गिरती जाती है। इसीलिए जहां हाई क्वालिटी चाहिए होता है वो लो बैंडविड्थ का सिस्टम है।
आप हमेशा प्रीफर तो ऐसा करोगे जिसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा, बैंडविड्थ बढ़ाने से आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते। नहीं अमान, वहां नहीं होता, वॉकी टॉकी नहीं आएगा। जी, क्वालिटी क्वालिटी मतलब क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी आप सिर्फ ये समझिए नॉइस कितनी कम है, आपको जो आवाज आ रही है वो कितनी साफ आवाज है, दैट्स क्वालिटी। व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, वो हम देखेंगे। तो ये आपको ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम, आप इस सर्किट को जिन फ्रीक्वेंसीज तक मेजर कर यूज कर सकते हैं उन्हें बैंडविड्थ कहते हैं। एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, दूसरी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 तक का सेपरेशन है, इसे आप कहेंगे बैंडविड्थ। तो ये वो फ्रीक्वेंसी रेंज है जिस फ्रीक्वेंसी रेंज तक आपका सर्किट इफेक्टिवली काम करेगा। और जब तक आप इस बैंडविड्थ तक जाओगे, भाई देखो रेजोनेंस पर ही तो करंट मैक्सिमम है। करंट मैक्सिमम रेजोनेंस पर है। जैसे ही आप ओमेगा 1 पर जाओगे, मुझे बताओगे क्या ओमेगा 1 पर रेजोनेंस हो रहा है? ओमेगा नॉट पर तो रेजोनेंस है, क्या ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पर रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा, ना ओमेगा 1 पर रेजोनेंस हो रहा है, ना ही ओमेगा 2 पर रेजोनेंस हो रहा है। सो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पर रेजोनेंस नहीं है तो करंट डिक्रीज करेगा। यहां करंट डिक्रीज कर कर आई नॉट मैक्स बाय रूट 2 आ जाएगा। मीन्स जब तक आप विद इन द बैंडविड्थ है, आपका करंट आई नॉट मैक्स बाय रूट 2 और आई नॉट मैक्स के बीच में रहता है। आई नॉट मैक्स से रूट 2 से जैसे ही कम जाओगे आप बैंडविड्थ के बाहर चले जाओगे। अब बैंडविड्थ के कोरस्पॉन्डिंग क्यों आई नॉट मैक्स बाय रूट है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो ये मैं डिराइव नहीं करा पाऊंगा। अगर आप पावर लोगे तो दिस इज पी मैक्स, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के कोरस्पॉन्डिंग लेंगे तो पावर पी मैक्स बाय 2 हो जाएगी। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं दैट आई नॉट मैक्स एंड पी मैक्स आर करंट एंड पावर corresponding to omega naught। ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग जो करंट और पावर है दैट्स आई नॉट मैक्स एंड टी मैक्स। आई नॉट मैक्स by root 2 and P max by 2 are corresponding to omega 1 and omega 2. Omega 1 and omega 2 इतना लिखिए। का लेक्चर हम यहां से शुरू करेंगे। अब ना तो मैं ये प्रूफ करा सकता हूं कि ओमेगा 1 के कोरस्पॉन्डिंग क्यों आई नॉट मैक्स बाय रूट 2 है, ना मैं ये प्रूफ कराऊंगा कि क्यों ओमेगा 1 के कोरस्पॉन्डिंग पी मैक्स बाय 2। ये सिलेबस से बाहर की चीज, इसे यूज कर हम क्वालिटी फैक्टर डिराइव करेंगे। इतना लिख लीजिए और आज की क्लास हम यहीं छोड़ेंगे, मंडे से कंटिन्यू करेंगे। सो इफेक्टिवली लास्ट टॉपिक है बस, रेजोनेंस है, एक पैरेलल एलसीआर सर्किट और एक ट्रांसफार्मर बचा हुआ है। चलिए आज इसे यहीं छोड़ दें, मंडे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। लिख लीजिए लिख लीजिए।